एक एक अलीराजपुर का जोबट थाने का केस है। वो एक मूक बधिर लड़की 18 साल की, वो एक कटा हुआ सिर और कटा हुआ धड़ ऐसे दोनों हाथ में लेके थानेदार की टेबल पे उसने ले जाकर रख दिया। इस संस्था का नाम है आनंद सर्विस सोसाइटी, जो कि मूक बधिर दिव्यांग बच्चों के लिए काम करती है। इसकी प्रेरणा मुझे मेरे भाई से मिली, जिनका नाम आनंद था और वो मूक बधिर थे, बोल और सुन नहीं पाते थे। 1997 में उनकी ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु हुई और वो मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। उनकी डेथ ने मुझे काफ़ी हिला दिया। मैं सीए की पढ़ाई कर रहा था, बट वो पढ़ाई फिर मैंने छोड़ के, और मुझे ऐसा लगा कि मेरा भाई मुझे टच कर रहा है, क्योंकि मेरे जो भाई थे मूक बधिर थे, इशारों की भाषा में बात करते थे और छू छू कर बात करते थे। जैसे ही उनकी डेथ हुई, ऐसा लगा कि जैसे मुझे बार बार टच कर रहे हैं कि मैं मरा नहीं हूँ, मैं ज़िंदा हूँ। और उनके जो मूक बधिर दोस्त थे वो लोग आकर मिले, तो मुझे ऐसा लगा कि वो ज़िंदा हैं उनके बीच में। बट वो सारी चीज़ें मुझे प्रेरित कर रही थी, चाहे वो राष्ट्रगान साइन लैंग्वेज में बनाने की बात हो, चाहे मूक बधिरों के लिए पुलिस थाना स्टार्ट करने की बात हो। वो जो प्रश्न पूछते थे, वो जो मुझे बात करते थे, हमारी बचपन से लेकर जब हम बड़े हुए तब तक जो हमारे बीच में जो इंटीमेसी थी, बातचीत थी, वो मुझे बार बार प्रेरणा दे रही थी। और उसी कारण से उनकी याद में मैंने आनंद सर्विस सोसाइटी संस्था प्रारंभ की। जब इस काम को शुरू कराना, तो इनिशियली जो चैलेंजेस थे वो ये थे कि मूक बधिर जो मानसिक दिव्यांग बच्चे हैं, उनके साथ में रेप बहुत होते थे। पहले भी होते थे, अभी भी होते, अब वो रजिस्टर होते हैं। पहले जब होते थे तो उन बच्चियों की कोई सुनवाई नहीं हो पाती थी, जो कि कौन उनकी भाषा को समझेगा, कौन आगे तक उनके लिए खड़ा रहेगा, कोई उनके लिए कोर्ट में जाएगा। ये बड़ा एक दिक्कत वाली बात थी। 3 से 4 हज़ार केसेस हमने रेप के अटेंड करे हैं अभी तक। उसमें बुआ का लड़का, चाचा का लड़का, मामा का लड़का, चाचा, ताऊ, सौतेला बाप, ये सब लोगों ने लड़की को परेशान करा है, उसके साथ में यौन शोषण करा है। और वो लोग इसलिए करते हैं कि उनका सीधा सीधा ये सोचना रहता है कि ये लड़की किसी को बता नहीं पाएगी, है ना। ये एक उनका टारगेट रहता है। दूसरा क्या रहता है कि उनको ये लगता है कि अगर ये कोशिश भी करेगी तो कोई इसको मदद नहीं करने वाला, क्योंकि ये बहुत कोर्ट की और पुलिस की जो प्रोसीडिंग होती है ना, ये ऐसी नहीं होती कि आप गए, एफआईआर हुई और कल सजा हुई। ये स्ट्रेच होती है रबर बैंड जैसी, 1 साल, 2 साल, 4 साल ऐसे चलती है। तो उतने टाइम में तो चीज़ें ही बदल जाती है। अपनी शिक्षा प्रणाली वास्तव में मूक बधिर हों या दिव्यांगजन हों, पहले तो ये समझा जाता था इनके स्कूल अलग होते हैं। बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ की UNCRPD कन्वेंशन 2006 में आई। उसमें कहा गया कि दिव्यांगजन को भी सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाए, और उसे समावेशी शिक्षा कहा जाता है, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो हम लोगों ने इंक्लूसिव एजुकेशन पे काम किया। आज हमारे जितने भी मूक बधिर बच्चे हमारी संस्था के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं, आज वो नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहे हैं, सामान्य विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, रेगुलर स्कूल्स में। सामान्य की वजह मैं रेगुलर स्कूल्स कहना पसंद करूँगा। और इंदौर से हमने जो जर्नी स्टार्ट की थी, और उसको काफ़ी एप्रिसिएशन मिला। जो कमिश्नर सोशल जस्टिस थे, उन्होंने मध्य प्रदेश के सारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को लिखा कि आनंद सोसाइटी का यह प्रयोग कि मूक बधिर बच्चे सामान्य बच्चों के बीच पढ़ते हैं और सामान्य बच्चों के बीच में रेगुलर स्कूल में टॉप करते हैं, ये एक अनुपम उदाहरण है, अनुकरणीय उदाहरण है। और आज पूरे देश भर में
ये समावेशन के मॉडल को अपनाया जा रहा है और हमें खुशी इस बात की है कि शिक्षा प्रणाली में ना सिर्फ स्पेशल स्कूल, वहाँ पे भी हमने मदद की है, कार्य किया है, सहयोग किया है और अब सामान्य बच्चों के बीच में भी ये बच्चे बहुत अच्छे से ग्रूम हो रहे हैं। तो हमारी जो स्टूडेंट है गुरदीप कौर वासु, शी इज़ डेफ ब्लाइंड और वो मध्य प्रदेश की पहली ऐसी बच्ची है जिसने 10th पास कर लिया और वो अब 12th क्लास में अपेयर हो रही है। और यू विल वंडर कि जो पेपर आता है ना, क्वेश्चन पेपर, वो वही पेपर आता है जो नॉर्मल बच्चों को आ रहा है। और उसने इस साल जो सब्जेक्ट लिए वो पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है। तो ये सारे पेपर वही आएंगे जो सामान्य बच्चों को आ रहे हैं, मतलब जो देख सकते, बोल सकते, सुन सकते, वो भी उसी पेपर को अटेम्प्ट करेंगे जिसको गुरदीप को करना है। और आप सोचिए कि उसको पूरी चीज़ें हमको टेक्टाइल साइनिंग से कॉम्प्रीहेंड कराना है, मतलब हर चीज़ को टच करके समझाना है कि ये चीज़ हम पढ़ रहे हैं। तो हमको बहुत कठिनाई होती है, हम 1.5 2 साल तक एक ही साल की क्लास को पढ़ाने में लगे रहते हैं। एक हमारा स्टूडेंट है गोकर्ण पाटिल। वो गोकर्ण पाटिल जो है उसके दोनों हाथ नहीं हैं और वो मूक बधिर भी है। जब हमारे पास उसको लाया गया तो अब मूक बधिर बच्चों को पढ़ाने के लिए हाथों का इस्तेमाल होता है, साइन लैंग्वेज में बात करते हैं। अब ऐसा मूक बधिर जिसके दोनों हाथ ही नहीं है उसको पढ़ाएंगे कैसे, ये चुनौती थी। जब वो आया तो मैंने उससे नाम पूछा तो उसने पैरों से कुछ करके ऐसे दिखाया, तो हमको लगा ये तो पैरों से भी साइन लैंग्वेज यूज़ कर सकता, अल्फ़ाबेट्स बना रहा है। तो गोकर्ण पाटिल को हम लोगों ने तैयार किया और उसको पूरा सिलेबस पढ़ाया। पैरों से साइन लैंग्वेज में समझ के उसने पूरी किताब को पढ़ा और आपको जानकर खुशी होगी कि उसने एग्ज़ाम भी पैरों से लिखी। वो एक बहुत बड़ा रोल मॉडल है पूरे हिंदुस्तान सबके लिए कि एक मूक बधिर है जिसके दोनों हाथ नहीं हैं लेकिन वो खुश है। देखिए, अलीराजपुर की एक घटना है। वो एक मूक बधिर महिला एक अपने इशारों की भाषा में, क्योंकि चूँकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी और वो अपने बच्चे का जो धड़ था, आधा सिर आधा बॉडी, वो लेके यहाँ के थाने में पहुँची थी। मुझे फिर और मेरी वाइफ मोनिका जी को बुलाया गया था। हम लोगों ने साइन लैंग्वेज को समझने का प्रयास किया, लेकिन चूँकि पढ़ी लिखी नहीं थी, साइन लैंग्वेज डेवलप नहीं थी, जैसे तैसे हमने समझा। उसके भाई ने ही उसके बच्चे को फालिया से काट दिया था। तो तब हमको बड़ा दुख हुआ। फिर हमने पता किया तो यहाँ अलीराजपुर जो था, मतलब उस महिला की तो हमने मदद करी न्याय दिलाने में, लेकिन हमको दुख हुआ कि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, तो इशारे भी, संकेत भी नहीं आते थे, लिख के भी नहीं बता पा रही थी। हमने इस ज़िले का सर्वे किया तो पता चला भारत का सबसे पिछड़ा ज़िला निरक्षरता में था ये 2011 में। तो हम लोगों ने फिर ये सेंटर स्टार्ट किया, सर्व शिक्षा अभियान में बातचीत की, अल्टीमेटली हमने ये सेंटर चालू किया। देखिए, अलीराजपुर वेस्टर्न एमपी में पड़ने वाला एक नया ज़िला है और पूरी तरह से आदिवासी समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं। लगभग 95, 96, 97% आदिवासी बंधु भगिनी यहाँ रहते हैं। यहाँ पर शिक्षा का स्तर जो है, जो 2011 में देश में सबसे कम था। तो हम ये समझ सकते हैं कि जहाँ पर शिक्षा की गतिविधियाँ अच्छी हैं, शिक्षा का स्तर अच्छा है, उन जगहों पर भी मूक बधिर लोगों को समस्याएँ आती हैं। तो ये एक पिछड़े हुए क्षेत्र में जहाँ पर शिक्षा का स्तर भी कम है, मूक बधिर लोगों को समस्याएं आना एकदम
लाजमी है, समस्याएं इनको आती हैं। बहुत सारी जगह पर लोग इनकी नीड्स को समझ नहीं पाते हैं, घर में माँ बाप भी उनकी नीड्स नहीं समझ पाते हैं। कई बार पहले तो ऐसा होता था कि देवी का प्रकोप या भगवान का प्रकोप मान के छोड़ दिया जाता होगा, परंतु पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूँ जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ा है तो इनको परेशानियाँ आना कम हुई हैं। अब स्पेशल नीड्स के स्कूल खुले हैं, हम उन्हें सम्मान देने लगे हैं। विकलांग से बदलकर उनका नाम हम लोग ने दिव्यांग रखा है प्रधानमंत्री जी के निर्देश के अनुसार। और इसका मूल उद्देश्य ये था कि जो अलीराजपुर और इसके आसपास के जो मूक बधिर दिव्यांग बच्चे हैं उनको पढ़ाया लिखाया जाए। आज ये सेंटर पूरे देश भर में यूनिक इसलिए है कि सबसे इंटीरियर का ज़िला है, ट्राइबल ज़िला है, जहाँ पे पूर्णतः संपूर्ण आबादी आदिवासियों की है। उन आदिवासी लोगों के मूक बधिर बच्चों पे कोई फोकस नहीं था। हमने ये सेंटर स्थापित करके उनका फोकस बढ़ाया। आज ये बच्चे सिर्फ पढ़ ही नहीं रहे हैं बल्कि ये रोजगार में भी आए हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी गए, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए हमारा प्रयास चल रहा है। आज ये बच्चे ऊपर उठ के समाज की मुख्य धारा में आ रहे हैं। तो ये अलीराजपुर का सेंटर से यहाँ के जो मूक बधिर बच्चे हैं वो काफ़ी आगे बढ़े हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि आर्थिक सुधार तो रोजगार से आ सकता है, सामाजिक सुधार जो है लोगों की भावनाओं में, लोगों की समझ को सुधारने में आ सकता है। तो सामाजिक सुधार तो बहुत आया है, प्रशासन ने इसमें बहुत अच्छे प्रयास किए और इसीलिए आप आज स्कूल में बैठे हैं। हम लोग आज स्कूल में बैठे हुए हैं। ये चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स का स्कूल है और यहाँ पर इन लोग जितने भी हमारे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं पूरे जिले भर के, वो यहाँ पर पढ़ते हैं। और इन लोग को हम लोग उन बच्चों के साथ पढ़ाते हैं जिन लोगों की स्पेशल नीड्स नहीं है, नॉर्मल स्कूल में पढ़ाते हैं, इनके लिए अलग से स्कूल नहीं है। तो धीरे धीरे सामाजिक समरसता के भाव से इनको समाज में जोड़ने का प्रयास पहल की जा रही है। ये सामाजिक सुधार, ये सामाजिक जो चुनौतियाँ उनको कैटर करने का प्रयास है। ये देश का पहला ऐसा मूक बधिर फ्रेंडली थाना है जहाँ पे मूक बधिर की शिकायत सुनी जाती है और इसका शुभारंभ 7 सितंबर 2000 को बतौर मूक बधिर फ्रेंडली थाना के रूप में हुआ था। इसके अंतर्गत हमने उनके लिए एक स्पेशल सेक्शन बना के रखा है। वहाँ पे एक चैम्बर बना हुआ है जिसमें उस संस्था के आनंद संस्था के मूक बधिर की सुनने वाले लोग आते हैं। पुलिस भी उनके साथ बैठती है और हम उनकी पूरी शिकायत सुनते हैं और उनके प्रकरण को FIR के रूप में दर्ज करते हैं, शिकायत के रूप में दर्ज करते हैं और उसका तुरंत निदान किया जाता है। जैसे एक राजस्थान की घटना थी, हनुमानगढ़ की एक मूक बधिर बच्ची सुसाइड कर रही थी, लेकिन उसकी वीडियो कॉल से लगातार काउंसलिंग करके वहाँ के पुलिस, हनुमानगढ़ पुलिस से ऑनलाइन गूगल सर्च करके उनसे संपर्क करके उसको रेस्क्यू करा और उसको सुसाइड करने से बचाया। ये काम करते ना तो हमारे ऊपर कई बार जानलेवा हमले भी हुए हैं। मतलब हमारी कार को डैश मारा, हमारे ऊपर कोई पीछे से मारने आया और हम लोग बच के निकले। इस इतने मिनट से हम लोग बचे अपनी लाइफ में। लेकिन इनिशियली हमको बहुत डर लगता था। मतलब जब हम भी छोटे थे ना, हमारी एज कम थी, तो हमको लगता था कि अरे यार ऐसे कोई अपने को मार देगा तो अपन कैसे काम कर पाएंगे। लेकिन अब जब बड़े हो गए ना तो वो डर भी ख़त्म हुआ और हमने ये फील करा है कि अच्छे काम के लिए किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिक आपको कोई ना कोई सेव करता है आके। और ये काम को करते करते हमको ऐसा लगा कि अब हमको एक ऐसी चीज़ डेवलप करना है जहाँ पे लड़कियाँ सुरक्षित रह सके आगे। मतलब बोलने
बोलने के लिए, क्योंकि बोलना ही पड़ता है, ये संस्था है, बट ये हमारी जॉइंट फैमिली है बहुत बड़ी। और यहाँ पे हमारा एक शेड्यूल है बच्चों का, जैसे हम अपने घर में करते हैं, सुबह उठ के योगा, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार और सारी चीज़ें जो स्वास्थ्य को ठीक रखती है वो सब कुछ करते हैं, इंक्लूडिंग मेडिटेशन। हम रोज़ है ना बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं कि ध्यान वो करें, क्योंकि उनको है ना पढ़ाई में हमने देखा जब लगातार इन बच्चों ने ध्यान वगैरह लगाए ना, तो इनका पढ़ाई में फोकस बहुत अच्छा हुआ और इनके रिजल्ट्स हमको अच्छे मिले। उसका बाद एक रूटीन होता है हमारे यहाँ पर कि सुबह ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट के बाद में हमारी सब बच्चियाँ दैनिक क्रिया में लग जाती हैं, अपना रेडी होना, स्कूल के लिए तैयार होना, ये सब करती हैं। और उसके बाद में वो लोग रेडी होते हैं, खाना खाते। खाना खाने के पहले हमारे यहाँ डेली प्रार्थना होती है। हम बिना भगवान को धन्यवाद दिए कभी भी भगवान का प्रसाद नहीं लेते, तो वो होता है। संडेज़ को हमें ना बच्चों को छुट्टी होती है ना, तो स्किल डेवलपमेंट के लिए उनको किचन के काम सिखाना, उनको आर्ट एंड क्राफ्ट के काम सिखाना, उनको सोलर ड्रायर में सब्जियां सुखाना, क्योंकि ये छोटे छोटे स्किल, हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, हम छोटे छोटे स्किल से उनको यहाँ से ऐसे भेजना चाहते हैं कि वो लाइफ में एक अर्निंग मेंबर बन जाए। हमारे सेंटर पे इतनी सारी बच्चियाँ आती हैं तो हम उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखते हैं, कोई फीस उनसे चार्ज नहीं करते हैं और उनको फैसिलिटी भी क्लास 1 देते हैं, मतलब हमको कहीं भी उनको कॉम्प्रोमाइज़ करने का मौका नहीं देते। तो ऐसे में हमको, और हमारे यहाँ ज़्यादातर बच्चे, मतलब 100% बच्चे निर्धन वर्ग से आते हैं, या उनके किसी के मतलब कि उनके पेरेंट्स उनको है ना वो मजदूरी करते हैं, तो उनको हमारे यहाँ संस्था में छोड़ के गए, तो कई बार साल भर क्या 2 साल भी वो मिलने नहीं आ पाते, क्योंकि वो बेचारे लेबर करने चले जाते, अदर स्टेट में चले जाते। तो ऐसे में हमको यहाँ पे बहुत चीज़ों की ज़रूरत रहती है। एक तो सबसे पहला ये कि आपको ग्रॉसरी, मतलब खाना बनना है, अगर आपका 4 बार रोज़ है ना खाना बनना है, तो आपको किचन हमेशा फुल रखना रहता है। तो हमको रेगुलर रिक्वायरमेंट रहती है ग्रॉसरी का, दाल, चावल, शक्कर, तेल, मसाले। तो ये अगर हमको कोई सपोर्ट करता ना, तो हमारे लिए आसान हो जाता है कि हम इन बच्चों को फोकस होकर पढ़ा सकते हैं। दूसरा है स्टेशनरी, बच्चों को पढ़ाते हैं तो बहुत सारा स्टेशनरी हमको लगता है लगातार, तो ये हमको कैश डोनेशन की भी रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि आपको हर जगह खाना खिला दिया, पढ़ा दिया, लेकिन अगर कोई बच्चा बीमार है, उसका एक्सरे कराना है, उसको पैथोलॉजी में ले जाके टेस्ट कराने हैं उसके, तो ये हर जगह आपको वो नहीं होता, तो हमको पैसा भी लगता है। तो हमको ऐसा लगता है कि हमको कोई किसी भी तरह से अगर मदद करता है ना, अगर पैसे भी देता है, अगर सामान भी देता है, तो भी सब तरह से हमको मदद होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे जो बड़े भाई थे मूक बधिर थे, और जब भी जैसे मैं स्कूल प्रेयर में जाता था, असेंबली होती थी, तो जो नॉर्मल लोग खड़े, मतलब जब सब लोग खड़े होते थे तो वो लोग मुंह से गा रहे हैं, तो मेरा भाई बोलता था, इशारों में मुझे ऐसे छूता था, ये सब लोग मुंह से गा रहे हैं, हम इशारों में नहीं गा सकते क्या? तो मैंने कहा कि कैसे गाओगे, इसको साइन लैंग्वेज में बना होना चाहिए। अब साइन लैंग्वेज, लेकिन जब मैंने लोगों से बात की, नहीं ये राष्ट्रगान का अपमान हो जाएगा, साइन लैंग्वेज में नहीं गाना, सावधान की मुद्रा में खड़े रहो, 52 सेकंड में गाओ, राष्ट्रगान जनगण मन ऐसे गाना है। तो मुझे बड़ा दुख होता था कि बोलने वाला तो वो 52 सेकंड को फॉलो करेगा, सावधान की मुद्रा में गाएगा, लेकिन एक मूक बधिर व्यक्ति, भाई उसके अंदर भी तो देशभक्ति की फीलिंग है, वो भी तो भारत माता का सम्मान करता है, राष्ट्रीय ध्वज का, वो कैसे करेंगे? तो ये बात वहाँ पर मुझे लगी कि इसको राष्ट्रगान को मान्यता मिलना चाहिए, और तब हम लोगों ने साइन लैंग्वेज में राष्ट्रगान को कंपोजिट किया, मोनिका जी के साथ बातचीत की, हम लोगों ने उसको बनाया, और फिर उसको जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी वर्ष 2003 में इंदौर आए, तो राजेश सिंगड़कर साहब पायलट ड्यूटी में थे। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर हमारा एक ज्ञापन है, हम चाहते हैं कि यदि प्रधानमंत्री जी इसको मान्यता देंगे तो भारत के 78 लाख मूक बधिर इशारों की भाषा में राष्ट्रगान गा सकेंगे। तो फिर हमने प्रधानमंत्री जी, वो राजेश सिंगड़कर साहब के सहयोग से जब हमारी बात वहाँ तक प्रधानमंत्री जी तक पहुँची,
तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जो एक बहुत बड़े भावुक व्यक्ति थे, काव्यात्मक व्यक्ति थे, उन्होंने उसको मान्यता दे दी और आज वो मान्यता दी। उसके बाद राष्ट्रीय श्रवण बाधित संस्थान ने उस पर रिसर्च किया, अल्टीमेटली उसको ओके किया। आज पूरे भारत के 78 लाख मूक बधिर जब इशारों की भाषा में राष्ट्रगान गाते हैं तो मुझे लगता है कि मैं अपने भाई को सच्ची श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कौन बनेगा करोड़पति एक कार्यक्रम ऐसा है जिसमें जो कर्मवीर लोगों को जब सेगमेंट बनाया गया, सम्मानित किया गया, हम लोगों को बुलाया गया, हमें बड़ी खुशी हुई। मैं बताना चाहूँगा कि नेशनल एंथम साइन लैंग्वेज में जब हम लोगों ने बनाया था और भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से वर्ष 2003 में हमने मान्यता कराई थी, उसके बाद सबसे बड़ी बात थी कि उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं, लोगों के बीच में कैसे लाएं। तो अमिताभ बच्चन जी ने भी साइन लैंग्वेज में राष्ट्रगान को सीखा और उसको उन्होंने वीडियोस बनाए। और उसके बाद एक और टीवी शो था आज की रातें ज़िंदगी, वर्ष 2015 में, उसमें भी अमिताभ जी ने हमको एक रियल हीरो के रूप में सम्मानित किया था। उसमें भी ये नेशनल एंथम साइन लैंग्वेज में गाया गया था। ज्ञानेंद्र पुरोहित जो हैं वो इस काम में बहुत समय से, लगभग पिछले 25 सालों से लगे हुए होंगे और बहुत अच्छा इनका काम है। मैंने इनका काम पहले भी देखा और मैं एक चीज़ बहुत गर्व के साथ कहना भी चाहता हूँ कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता रहा हूँ उस कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं ज्ञानेंद्र, बहुत ही अच्छे होनहार स्टूडेंट है। और मैं हमेशा इनको बताता हूँ कि आज भी अभी मैंने इनसे यही कहा कि जीवन में सफल मत होना पर जीवन को सार्थक करना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण ध्येय वाक्य मुझे लगता है कि हमारा जीवन सार्थक होना चाहिए, हम किसी काम आ सकें, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सपना यही है कि बहुत सारे बच्चों को अकेडमिक, अभी हमारे पास में 100 से ज़्यादा बच्चे हैं यहाँ पे, 110 या 150 हमारे यहाँ इनरोल्ड है और वो रहते भी हैं। बट ड्रीम यही है कि जितने ज़्यादा मैक्सिमम लोगों की लाइफ को हम टच कर पाएंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि जीवन बहुत थोड़ा सा होता है और अब तो सर्टेनिटी भी नहीं है कि अभी बैठ के बात कर रहे हैं और अभी हमको कुछ हो जाएगा। तो जितने ज़्यादा लोगों की लाइफ को हम टच कर पाएंगे उतना हम सेटिस्फाई रहेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से जाने के बाद में सिर्फ आपको आपके अच्छे कामों के लिए लोग याद करते हैं। आपके पास कौन सी गाड़ी थी, कैसे कपड़े थे, कोई आपको याद नहीं करता इस बात को लेकर। और जो हमारा सपना है भारत माता की जय सिर्फ नारा लगाने से नहीं होती, बल्कि जब भारत की ऐसी आबादी जो बोल और सुन नहीं सकती समाज की मुख्य धारा में आ जाएगी, जब सामान्य बच्चों के साथ पढ़ेगी, जब शासकीय नौकरी में होंगे, समाज की हर स्ट्रीम में होंगे, वही भारत माता की जय का जो नारा है इसी कर्म रूपी ढंग से चरितार्थ होता है। मैं यही कहूँगा कि सब में सिर्फ एक इच्छा शक्ति और एक समझ होनी चाहिए मूक बधिर लोगों के काम के प्रति। वो जाके पहले इन जगहों पर जाएं, उनको काम को देखें, उनकी मुश्किलों को सीखें। सभी समाज के प्रबुद्ध लोग, सिस्टम में बैठे हुए सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, ये दिव्यांग हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि इनको हर चीज़ में बराबरी का अधिकार नहीं। आपको हर चीज़ में बराबरी का अधिकार देना है, नंबर 1। नंबर 2, दिव्यांग लोगों को सिर्फ चैरिटी का मॉडल नहीं बनाना है, एक सिंपैथी का वो नहीं बनाना कि हमको दया दिखाएं, हम उनको बराबरी का पूरा मौका दें और रीज़नेबल एकोमोडेशन जैसे जो शब्द है इन लोगों के लिए बनाया गया है वो हम उनको प्रोवाइड करें। तो हर तरह से, चाहे वो सरकारी सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, परिवार में हो, समाज में, उनको हम बराबरी का फीलिंग दें, उनको ऐसा ना लगे कि वो नेग्लेक्टेड फील कर रहे हैं। मेरा संदेश जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या सुन रहे हैं उनके लिए यही है कि इस तरह का कोई भी मूक बधिर कवि आपको मिलता है और कहीं पे आपको दिखाई देता है या कुछ उसके साथ गलत हुआ आपको कभी सूचना में आ जाता है, तो तत्काल उसको हमारे हेल्पलाइन नंबर से, हमारे थाने के नंबर से या जहाँ भी आपको नियरेस्ट थाना हो वहाँ से संपर्क करके हमसे संपर्क करवाएं, हम उसकी तुरंत मदद करेंगे। मेरा संदेश सिर्फ एक ही रहेगा कि जाके पैर ना फटी बेवाई, वो का जाने पीर पर आई। तो सबसे मेन चीज़ है कि हमें पहले उनके जूते में पैर डाल के देखना पड़ेगा। हम उनके साथ
एम्पैथेटिक होना तो बहुत बड़ी बात है, सिंपैथेटिक ही हो जाए बहुत बड़ी बात है कि हम कम से कम जाके उनकी नीड्स को समझें, उनके साथ बैठें, एक दिन अपना कम से कम महीने में उनके साथ गुजारें, पता तो चले कि उनकी क्या दिक्कतें आती हैं और हम उनको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, चीज़ें अपने आप सुधरने लगती हैं।